हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के विषय में स्टडी करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉलिंग स्टोन, मूविंग कार, जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे सारी चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, देखो दोनों दो चीज़ें होती है। मैक्रोस्कोपिक में हम लोगों ने देखा कि बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे स्टोन हो गया, कार हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर जो है ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है बहुत छोटे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर्स को नहीं बता सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? वेव नेचर को नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को हेल्प लेना होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका हेल्प लेना पड़ता है? क्वांटम मैकेनिक्स का। बात समझ रहे हो ना? तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? तो बच्चों एक प्रकार के थ्योरेटिकल साइंस है, ठीक है, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को स्टडी कराता है। इट डील्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो मैटर का ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो 1926 ईस्वी में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट, एक का नाम वार्नर हेजनबर्ग और दूसरे का नाम इरविन स्क्रोडिंजर, इन्होंने क्या किया, वेव मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स को पूरा स्टडी किया। तो आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं किसके विषय में? तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस के विषय में बात करने वाले हैं। तो ये इक्वेशंस आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप हो सकता है अगर आपको कैलकुलस का भी नॉलेज नहीं होगा तो आप डिफरेंशियल वैल्यू में प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ ये सेकेंड डेरिवेटिव्स लिया है, ठीक है, साई का। अब ये साई क्या वर्ड होता है, इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पार्शियल सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स लिया है साई का, ठीक है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, फिर पार्शियल जो है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स है साई का वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम बाय जेड इंटू ई माइनस भी इंटू साई बराबर 0। ये इक्वेशन है, इसी को कहते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने पढ़ा है ना, dy बाई डी एक्स ये होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है बच्चों सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। d3y बाई डी एक्स क्यू जो होता है बच्चों थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ साई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेटर्स को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? शाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाई। यहाँ स्पेलिंग जो हो जाएगा PSI होगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? क्या कहा जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को तो हम वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी को कहा जाएगा बच्चों वेव फंक्शन। इसका मतलब इस वेव फंक्शन का हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं किस किस एक्सिस के रिगार्डिंग? एक्स वाई जेड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस सबका मीनिंग आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर लेटर यूज किए हैं एम फॉर मास लेंगे। ठीक है ना? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के विषय में बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शायद मैंने आपको बता दिया ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि वेव फंक्शन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक लेटर आपके पास H है, H क्या दिखा रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट दिखा रहा है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
ई जो है बच्चों, ये ई, ये दिखा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पहले निकाल चुके हो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का, किसका, साई का, तो इज द, इसको क्या पढ़ोगे, इज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ psi with respect to x ओनली कहो एंड सोन का मतलब क्या हो गया, ओनली y के रिस्पेक्ट में भी, z के रिस्पेक्ट में भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका कहलाएगा, ठीक है, कि सिग्मा g2 psi बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर ले सकते हो, प्लस सिग्मा 2 psi बाय सिग्मा वाई स्क्वायर ले सकते हो। तो यहाँ पे हम अगर इसको सिग्मा बोल रहे हैं तो ये आपका d2, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल सेकेंड ऑर्डर का क्या कहलाएगा बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये ही स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे लिखा हुआ कि H के ऊपर ऐसा रहेगा, H के ऊपर कैप रहेगा और ये ई शाय रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये H के ऊपर जो कैप आप देख रहे हो, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये क्या है, एक पहले तो जान लो, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इसको हम लोग कहते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या कहलाता है बच्चों, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है, टोनियन ऑपरेटर। क्लियर है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अभी तो मैंने आपको बस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बताया कि इस तरीके से लिखा गया है, इसका हम लोग हायर क्लास में जो है बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि आखिर हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं। तो बच्चों ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, ये आपको 3 वेरिएबल्स देंगे। क्या देंगे, 3 वेरिएबल्स देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं LMN। क्या बोलेंगे, LMN, ठीक है। ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें 3 वेरिएबल्स देंगे, जिसको हम बोलेंगे LMN। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये LMN क्या है, ठीक है। तो बच्चों इसी को तो कहा जाता है क्वांटम नंबर। क्या कहा जाता है, क्वांटम नंबर। और बेसिकली हम क्वांटम नंबर पढ़ते क्यों हैं, तो हम क्वांटम नंबर इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल सके। क्या पता चल सके, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल सके, ठीक है। एक और प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं S, वो इलेक्ट्रॉन्स का हमें बता देता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शंस में, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मेनली हम लोग इसके विषय में बातें अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वांटम नंबर अगर देखा जाए तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं वो ये 3 क्वांटम नंबर देते हैं। ये आपका L कहलाता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हम लोग देखेंगे L, ठीक है। इसके बाद बताओ दूसरा क्वांटम नंबर क्या कहलाएगा, एक हो गया, अच्छा L मैंने बोल दिया, सॉरी, N कहलाएगा ना, यहाँ शुरू में मैंने L देखा, प्रिंसिपल। N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L होता है बच्चों एजीम्यूथल, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। L से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। M जो होता है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ठीक, याद रखना। अभी तक तो आप लोग कमेंट भी कर दिए होंगे कि सर L को तो एजीम्यूथल बोलते हैं, आपने प्रिंसिपल लिखा है,
बच्चों एन को प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक। चलो आई एम वेरी सॉरी, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्वांटम नंबर टॉपिक स्टडी करेंगे तब वहां पे सीखेंगे कि क्या है क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, इसके लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। बात समझ रहे हो ना। तो आपने देखा ना कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस क्या है, ये आपका वेव इक्वेशंस है। इससे कितने वेरिएबल्स निकलते हैं, 3 वेरिएबल्स निकलते हैं, और ये तीनों वेरिएबल्स जो है हम इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को निर्धारण करने के लिए स्टडी करते हैं, और इसी को कहा जाता है क्वांटम नंबर। ओके, तो हम आज की क्लास में आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस कर देते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम के क्या क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। और आज का क्लास बस यहीं पे रहेगा, छोटा सा क्लास था, ठीक है। छोटा सा क्लास ये रहेगा आज, जिसमें हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस क्या है। इसके बाद के क्लास में हम लोग ऑर्बिट और वाइटल के कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखेंगे बच्चों, और ऑर्बिट और वाइटल्स के कॉन्सेप्ट के बाद जो है हम लोग का स्टार्ट होगा क्लास क्वांटम नंबर पे बेस्ड, ठीक है। तो देखो इंपोर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम नंबर, ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर नहीं अभी लेंगे, अभी क्वांटम नंबर तो बताया ही नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक। इंपोर्टेंट फीचर देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम्स का, ठीक। तो देखो बच्चों इसके इंपोर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखना कि एनर्जी, अब मेरे को लग रहा है मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लिख रहा था। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एक्चुअली देखो ये टॉपिक ना हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे, वैसे ओवरव्यू देख रहे हैं कि ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में उसमें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशंस क्या था, बस इसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग से हम लोग आज इस टॉपिक को स्टडी नहीं कर रहे, क्या इक्वेशन दिया था, इसके पीछे क्या इसका पर्पस था, ठीक है, और इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, बस यही 3 चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। पहला देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज, इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे इसका एक्चुअल मीनिंग मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एनर्जी इन एटम्स, ओके। याद रखोगे द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी, जो कि हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में हम लोग पूरा डिटेलिंग को स्टडी करेंगे इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखोगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो स्टेट करेंगे डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स याद रखेंगे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल दो, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स इज अ direct consequences of the wave properties of electrons, ठीक है। याद रहेगा ना, क्लियर है। थर्ड पॉइंट्स याद रखेंगे इंपोर्टेंट फीचर्स में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, ये एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन एटम कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, किस प्रिंसिपल से पढ़ा था बताओ। हाँ, अभी हम लोग जस्ट इसके पहला वाला क्लास पढ़े थे, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या, तो याद रखोगे द एग्जैक्ट
the exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot determined, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एग्जैक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे इसके फीचर्स में, चलो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो हम अभी साई के विषय में पढ़े, ठीक है, साई के विषय में पढ़े कि साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम रिप्रेजेंट एन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये ऑर्बिटल्स क्या है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही देखने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ जो है ये इस तरह का स्पेसेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज होगी, ये स्पेसेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर होंगे भी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऑर्बिटल्स में 2 ही होते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑर्बिटल वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। वो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी ऑर्बिटल्स में, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जबकि ऑर्बिट्स में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल्स में हमने देखा कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5वां पॉइंट याद रखेंगे कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिटेल से समझने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्वांटम नंबर का स्टडी को। क्या, जब तक आप क्वांटम नंबर का स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिटेल हम लोग एड्रेस इंफॉर्मेशन कैसे स्टडी करते हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन in an atom can be obtained from the orbital wave function, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको कि साई का जो है मदद से, वेव फंक्शन की मदद से हम सारे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टडी कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है ना। तो याद रखना एक चीज और, छठा पॉइंट्स में आपको बता दूं, ये साई का अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये देखो स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एकदम याद रखोगे इस चीज को, कोई दिक्कत। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इतना हम लोगों ने साई के विषय में पढ़ा, ठीक है, आखिर ये साई का क्या महत्व है, ठीक है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये साई जो है बच्चों, उसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक। और दूसरा आपने देखा कि साई का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाएगा। चलो अब इसको समझते हैं डिटेल से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो देखो बच्चों, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव एंड वेव फंक्शन साई गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। याद रखोगे कि मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव and wave function psi gives the amplitude of electrons wave. It is
नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इसी का आप स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, साई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हो तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि लाइट रेडिएशंस वगैरह हम देखते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ऑफ लाइट को देता है। उसी तरह ये जो है आपका साई का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मैं बोल रहा हूँ, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी टाइम भी बताता है। क्या बताता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी टाइम। समझ रहे हो ना? तो हमें जो है ये किसी भी रीजन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ढूंढने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो यही सिग्निफिकेंस बताया जाता है साई का। तो कभी कभी छोटा सा आपसे 1 और 2 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो साई का मैंने बताया ना कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, उसका स्क्वायर निकाल रहे हो तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग छोटा सा नेक्स्ट क्लास भी होगा, एक ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस देखेंगे और क्या ऑर्बिट्स होते हैं, क्या ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पूरे डिटेल नॉलेज को। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लास इस चैप्टर का स्टार्ट होने वाला है क्वांटम नंबर, जो पूरा डिटेल्स आपको सिखाएगा इस चैप्टर्स का। चलो आज के लिए इतना ही।